सो गाइज आपके जीके जीएस के सेशन नंबर 8 में बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो आ जाएंगे और लाइव चैट से गाइज जुड़ जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम हो आप अपना डाउट्स क्लियर कर लेंगे। आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि प्रीवियस में जो कि 7th में आप पढ़ चुके हैं, आपको टोटली 2 होमवर्क में मिला था। वो दोनों होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद आपको आगे प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन जो भी हमसे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, अपनी इस फैमिली से ज्वाइन हो रहे हैं, वो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपनी फैमिली में यार जुड़ना है तो पूछने की क्या बात है। नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर देंगे, जिससे उन्हें रोज़ाना न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। और गाइज अगर बात हो सिलेबस एंड लाइफ टाइम की, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप जा करके अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। बात रही इन्फॉर्मेशन एंड PDF नोट्स की, सो @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। नाउ आपको सब कुछ फाइंड हो जाएगा वहाँ पे, वो भी उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कहेंगे कि आप लोग जिस तरह से मतलब बढ़िया से ढंग से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर आपकी भी सरकारी सीट एक ना एक हासिल होगी। और साथ ही साथ आपको कहना चाहेंगे कि जितने भी गाइस सभी कल विश किए, बहुत बहुत मेनी थैंक यू आप ऑल ऑफ यू। ऐसे ही अपना प्यार और साथ अगर अपनी इस फैमिली से बनाए रखेंगे तो हमेशा आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ अपनी भी ये फैमिली आगे बढ़ती रहेगी। सो बहुत हम खुश हैं कि आप लोगों ने विश किया और हमेशा आप लोग भी खुश रहिए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट किया जाता है गाइज कि लेक्चर 8 का 2 पहले हम होमवर्क जो दिए थे वो नाउ सॉल्व कराया जाएगा। आफ्टर दैट आपको बताया जाएगा लेक्चर 8 के अंतर्गत क्या आने वाला है। अब आपका स्टार्ट होता है सेशंस, सो थम्स अप करते चलेंगे बढ़िया से और नाव पढ़ते चलेंगे कि भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ किस वर्ष हुआ था। आपका अगर पूछा जाए कि भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ किस वर्ष हुआ है, इन विच ईयर्स डिड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट इन इंडिया, इसकी बात किया जाएगा तो गाइज आप बताएंगे क्या 1927, 1930, 1936, 1957। सो कितने गाइज करेक्ट आंसर किए हैं? सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो कि करेक्ट आंसर करते हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं, सब मौज मस्ती में कल घूम रहे थे। पढ़ लो, पढ़ लीजिए। जो जितने भी गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि 1927 में इज द करेक्ट आंसर। रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1927 ईस्वी में हुआ था, ये कंफर्म हो गया। अब यहीं पे दूसरा होमवर्क गाइस दिया गया था, जो दूसरा आपका होमवर्क रहता है वो क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड है कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नोन एज अ कथकली ऑफ द पुअर। सो इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या करेंगे कि चाणक्यानंतु, कोटन तुल्लन, कोडियानम या फिर मोहिनीअट्टम। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, चलिए देखते हैं कि कितने आंसर अब भी जवाब आते हैं। मान लीजिए आप मेन कमेंट बॉक्स में नहीं किए हैं लेकिन लाइव से जुड़े हुए हो यार, अब तो कर सकते हैं आप लोग। सो जितने भी गाइस ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि निम्नलिखित नृत्यों में से गरीबों की कथकली के अगर से नाम से जाना जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं ओट्टन तुल्लम इज द करेक्ट आंसर। अब नाउ स्टार्ट किया जाता है आज का सेशन। सो आज के सेशंस में बने रहेंगे, नाउ सेशंस को थम्स अप भी करते चलेंगे, जिससे कि रोज़ाना न्यू अपडेट्स आपको अगर चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मिलता भी चलेगा, एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। यहाँ पे गाइस होता है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूलवासी था। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूलवासी था। वेयर वॉज द फेमस उर्दू पोएट मिर्ज़ा गालिब नेटिव, यानी कि कहाँ का रहने वाला था। आगरा, लखनऊ, दिल्ली या फिर लाहौर। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते रहेंगे। लाइव चैट से आंसर बिल्कुल भी करना नहीं छोड़ेंगे और सीन तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके नाउ सेशंस को शेयर भी कर देंगे, जिससे आपके और भी फ्रेंड्स आकर के नाउ इससे जुड़ जाएंगे, जिससे कि उन्हें रोज़ाना अपडेट्स मिलता रहेगा और ये फ्री ऑफ कोर्सेज उन्हें वीडियो भी मिलता रहेगा। सो जितने भी गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि आगरा इज़ द करेक्ट आंसर। कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर, इसमें गाइज 2 क्वेश्चन मिल रहा है। सबसे पहले कि मिर्ज़ा गालिब कौन था, तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब थे और कहाँ के मूल निवासी थे, आगरा के। कंफर्म हुआ मैटर, आगे चला जाए।
अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस का। सो दूसरा क्वेश्चंस क्या होता है, आज डांसिंग प्रोग्राम कुछ ज़्यादा है। सारे क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग टू डांस पे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, कि विच वन इज द फॉलोइंग इज ए देवन नृत्य, यानी कि देव नृत्य। आपका ऑप्शंस दिया गया है गाइस, कथकली या फिर मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। एट फर्स्ट पहले भी ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपका चेंज क्वेश्चन था, ऑप्शन आपके सेम थे, बट क्वेश्चन आपका चेंज था। चलिए देखते हैं कि आपके गाइस कितने सही आंसर करते हैं। सो जितने भी गाइस सही आंसर कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हो। बट डोंट माइंड जिस भी गाइस का आपका आंसर सही नहीं हो रहा है, डोंट एफ्रेड, प्रयास करते रहिए। वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट, एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। सो जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि मोहिनी अट्टम इज द कॉल टू देव नृत्य। कंफर्म हुआ। यहीं पे गाइज आपका थर्ड आता है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड अगर बात किया जाए कि झावेरी बहनों का संबंध निम्नलिखित नृत्यों में से किससे है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा कट रहा है, किस विद्या से है। अगर यहाँ पे देखें कि झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है, आखिर किस विद्या से है, विथ विच डिसिप्लिन ऑफ क्लासिकल डांस आर द झावेरी सिस्टर्स रिलेटेड। इंग्लिश टू हिंदी अगर आपको बता दिया जाए कि आप वहाँ पे एग्जाम्स में बैठेंगे तो कैसे कैसे एग्जाम के क्वेश्चन आएगा, क्या क्या आएगा, ये सारा तो पढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कैसे पोजीशंस होगा वो सारा सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है, लिंक दिया गया है, आप जा करके देख लीजिए। नाउ सिलेबस कितनी माइनस मार्किंग है, कैसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, कितने दिन में कितने पेपर्स कराए जाएंगे, सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। सो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूछने की, इसलिए वहाँ पे 2-3 वीडियो ही बना दिया गया है खास आपके लिए। तो वैसे ही आप भी बढ़िया से उसे पढ़ेंगे, ना थम्स अप भी करते चलेंगे। अब ये होता है ऐसे आपका भी क्वेश्चंस पुटअप होगा कि ऊपर या फिर नीचे हिंदी या इंग्लिश दोनों आपका दिया रहेगा, दोनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर करना है। सो आप दोनों अगर पढ़ना चाहते हैं तो दोनों पढ़ के टिक लगा सकते हैं एज योर विश। ओडिसी, मणिपुरी, कथक, कथकली। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। कुछ गाइस ऐसे होते हैं कि मतलब पहले भी पूछ रहे थे क्या मैम इंग्लिश में पूछता है या फिर हिंदी में। गाइस ऐसे ही सेम दिया रहता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में दिया रहेगा। जो भी गाइस हिंदी मीडियम से अगर करना चाहते हैं तो हिंदी कर दीजिए, ऑप्शन आपका एक ही रहेगा, ऑप्शंस आपके इंग्लिश हिंदी दोनों रहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान में ये रखेंगे कि इंग्लिश का अगर सब्जेक्ट, इंग्लिश का अगर आप पेपर देने जाते हो स्पेशली इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में रहेगा, वो मत सोचिएगा को भी हिंदी में दे देगा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। सो जितने भी ऑप्शन भी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से संबंधित रखता है, मणिपुरी। ऑलरेडी विद्या है तो मणि ही है, विद्या तो एक मणि ही तो होती है ना, तो ऐसे रिलेटेड आप कर लेंगे। समझ में आ गया। जीके जीएस का क्लासेस ऐसा एक भी नहीं होता है कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, सो पढ़ते चलेंगे ना, जो भी प्रॉब्लम हो आप इसे सॉल्व भी करते चलेंगे। अब ये आपका स्टार्ट किया जाता है चौथा क्वेश्चन। गाइस चौथा क्या होता है कि चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। अब बताइए, चौकपूर्णा पूछ लिया जाता है कि चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है, कि चौकपूर्णा इज अ फोक आर्ट ऑफ द विच रीजन्स ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपके दिए गए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। इतना बढ़िया ऑप्शन है यूपी, एमपी। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका भी सही आंसर करते हैं। करते रहिए बिल्कुल। जितने भी गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि यूपी इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए। चौकपूर्णा भारत में क्या कहा जाता है, भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है, यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की है। यूपी तो सभी जानते ही हैं आप लोग, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कि प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायिका से संबंधित हैं, गायकी से संबंधित हैं। अभी इसमें 2 क्वेश्चंस बन रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रसिद्ध गायिका कौन है, तो पूछा गया है कौन थी, कि पीनाज मसानी है, वो भी किस गायकी से संबंधित रखती हैं, शास्त्रीय गायन, गजल, ठुमरे या फिर कर्नाटक, यानी कि कौन से गीत गाने के लिए उन्हें गायिका सुप्रसिद्ध मान रखा गया है। चलिए इसका भी करेक्ट आंसर करते चलिए गाइस।
और कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप कंफर्म भी करते चलेंगे। जितने भी गाइस ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। गज़ल जो गाया जाता है उसके अगर सुप्रसिद्ध गायिका पूछा जाए तो आप हमेशा हमेशा पीनाज मसानी को ही सही आंसर करके आएंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। और जितने भी गाइस अगर पढ़े हैं वो तो करके ही आएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो उस दिन पछताएंगे जिस दिन एग्जाम्स में बैठेंगे। एग्जाम में सोचेंगे कि काश मैम पढ़ लिए होते। समझ में आ रहा है? आगे चला जाए। अब गाइस बात होगा आपके 6 पर। सो 6 क्या होता है, 6 क्वेश्चन भी स्टार्ट है आपका। 6 भी देख लेते हैं, कहीं जाना तो है नहीं, 6 भी पढ़ते चलिए आप लोग। कि निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? अगर आपसे पूछा जाता है कि वाद्य यंत्र कौन है, वो भी तंत्री, तो आप ऑप्शन क्या करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इट्स मीन्स औजार या फिर वाद्य यंत्र। क्या है? मृदंगम, तबला, शहनाई या फिर संतूर। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, चलिए देख लेते हैं कि कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते रहिए, अच्छी बात है, आप लोग आंसर करते रहेंगे। जितने भी गाइज ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। जी बढ़िया, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। अब भी आप आ जाइए लाइव क्लासेस से, आपका क्लास स्टार्ट है। जब नहीं स्टार्ट होता है तो ही आप कहते हैं मैम किस दिन स्टार्ट होगा, किस दिन, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तो यार आप लोग कहाँ होते हो। सबसे अच्छी बात तो वो है कि जिस दिन आप अभी भी कल विश किए, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमेशा हमेशा आप लोग खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्ज़ाम्स में आपकी भी एक सरकारी सीट हासिल हो। लेकिन उसके लिए आपको आत्मविश्वास और पढ़ाई ज़रूरी है। सो स्टडी इज़ द मेन पॉइंट इन आवर लाइफ एंड आपका जो आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। ये 2 चीज़ ऑप्शंस रख के चलेंगे गाइज। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, और आपका एक तो होता है जो हुनर होती है आपके अंदर, नहीं मुझे करना है तो करना। वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। हमेशा प्रैक्टिस करिए, ऑलवेज प्रैक्टिस, ऑलवेज प्रैक्टिस, ऑलवेज प्रैक्टिस इज नेसेसरी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में हमेशा के जो प्रैक्टिस, जो अभ्यास होता है वो ज़रूरी होता है। एक दिन आज पढ़ लिए, कल नहीं पढ़ना है, मैम सो रहे हैं, बढ़िया सो रहे हो तो फिर क्या होगा, एग्ज़ाम में भी आप सोओगे। तो ऐसी कंडीशंस मत ले आइए। आगे चला जाए। जितने भी गाइस संतूर ऑप्शन किए थे सब सही हो गए थे। अब 7th आपका स्टार्ट होता है, वो भी 7th बहुत बढ़िया कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से, यहाँ पे थोड़ा सा वो जो हो गया मतलब हट गया, संबंधित है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से आप लोग बताएंगे। मधुबनी फोक आर्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर राजस्थान। इसके तो गाइस करेक्ट आंसर आप बताएंगे ही बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। जितने भी गाइस ऑप्शन सी बता रहे हैं सब सही हो जाएंगे कि बिहार इज द करेक्ट आंसर। बिहार जो है मधुबनी लोक कला से संबंधित होता है, ये अपने माइंड में कंसल्ट कर लीजिए। हो गया, बंद करके रख लो पढ़ाई। जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो टोटली सब कुछ पढ़ते रहो। आगे जो 8 स्टार्ट होता है, यानी कि 8 क्वेश्चन क्या है आपका कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अब बताइए, वेद आपके यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर वेद पूछा जाए कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के ही होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि सबसे प्राचीन, इट्स मीन्स विच इज द ओल्डेस्ट वेद। वेदा नहीं पढ़ेंगे गाइस, वेद ही पढ़ेंगे, लेकिन विच इज द ओल्डेस्ट वेद ये तो आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर कर रहे हैं। सो जितने भी गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। क्योंकि ये जो लिखा गया है ये सीरियल नंबर से ही लिखा गया है कि ऋग्वेद जो होता है सबसे प्राचीन होता है, इसलिए सबसे ऊपर रखा गया है। तो जो क्या कहेंगे, जो टॉप पे आते हैं सबसे पुराने बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं। नंबर 1 पे तो नंबर 1 ही कहे जाएंगे। तो नंबर 1 लास्ट तक होते होते वो तो प्राचीन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब यहाँ पे गाइस देखा जाए आपका 9 क्वेश्चन क्या होता है। 9 जो कि स्टार्ट है, आप देख सकते हैं कि त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। किस धर्म का
धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ तो है ही त्रिपिटक, लेकिन किस धर्म का है ये तो कंफर्म होना चाहिए। त्रिपिटिका इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन, जैन धर्म, हिंदू, बौद्ध या फिर इस्लाम धर्म। धर्म बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे 4 ही ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि 4 ही होते हैं जी, बिल्कुल नहीं। अब बताया जाए सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जितने भी गाइज आप ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। इस्लाम धर्म जो होता है वो त्रिपिटक धर्म का ग्रंथ, महान ग्रंथ माना जाता है। जिस तरह से हिंदू का माना जाता है यानी कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उसी तरह से जैसे मोहम्मदम का कुरान मानते हैं, वैसे ही सब जगह के अलग अलग आपकी व्यवस्था, क्या अलग अलग अपना अपना ग्रंथ मानते हैं। ईश्वर गाइस देखिए एक ही है, मानने वाले अलग अलग और उनको अलग अलग रूप में पूजने वाले होते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। आगे क्या होता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, इट्स मीन्स डायरेक्टर, फाउंडर कौन थे? कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द आजीवक सेक्ट यानी कि संप्रदाय, यसे सिटी, उपाली, आनंद, मकली गोशाल या फिर रागलो मद। इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? 10 आपका स्टार्ट है और देख लेंगे, करेक्ट आंसर जरूर करते रहेंगे। सो जितने भी गाइस ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि मखली गोशाल इज द करेक्ट आंसर। डेली आपका लाइव सेशन सभी स्टार्ट हो गया है, चलेगा। सो घड़ी के आपके 5 बजे से ये क्लास स्टार्ट है। सो आ जाइए और अपने इस क्लासेस से, अपने इस फैमिली से जुड़ जाइए। जो भी डाउट्स हो आप पूछते भी चलेंगे। 11 आपका स्टार्ट होता है। अगर 11 की बात किया जाए तो 11 क्वेश्चंस क्या होता है गाइस कि वार्षिक पुरस्कार, एक सेकंड चलिए, कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुष्कर मेला। अगर बात हो पुष्कर की तो पुष्कर कहाँ पे होता है? राजस्थान में ऑलरेडी होता है। कि इन विच स्टेट इन द एनुअल पुष्कर फेयर मतलब मेला ऑर्गेनाइज्ड? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन में कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो जी बिल्कुल करते रहिए, अच्छी बात है। आप लोग भी लाइव से आंसर करते रहेंगे। जितने भी गाइस हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि वार्षिक पुष्कर मेला हिमाचल प्रदेश में ही आयोजित किया जाता है। ये मैटर यहाँ तक क्लियर हो गया। 11 क्वेश्चन तक आपको क्लियर हो गया है। अब नाव चलेंगे 12 पे। ऐसे धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे और नाव पूरा का टोटल जानकारी लेते रहेंगे। कि पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाला जाता है? अब आपसे पूछा जाए कि पुरी की यात्रा जो होती है वो किसके सम्मान में उसकी रथ यात्रा निकलती है? इन विच ऑनर इज पुरीज रथ यात्रा टेकन आउट, यानी कि बाहर निकाला जाता है, लिया जाता है। राम, कृष्ण, विष्णु या फिर कृष्ण, सुभद्रा व बलराम। इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चलिए गाइस देखते हैं कितने सही जवाब देते हैं। योर टाइम इज स्टॉप। जितने भी गाइस आप ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। श्री राम भगवान के लिए आपकी पुरी की रथ यात्रा उन्हीं के सम्मान में निकाला जाता है। ये आपका कंफर्म हो गया। अब बात किया जाएगा आपके 13 क्वेश्चंस का। सो 13 क्वेश्चंस क्या होता है यहाँ भी है। आज सब कुछ सारी चीज़ें फेस्टिवल से ही मनाई जा रही हैं आपके फेस्टिवल में, क्योंकि डांस भी होता है, आप बढ़िया बढ़िया अच्छे चीज़ पकवान खाते हैं, मतलब सब कुछ जितना भी रिलेटेड होता है सब उसी से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। कि नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है? जिस तरह से मतलब कि और सभी जगह अप्रैल में अपना मान लेते हैं कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक न्यू सेशंस मनाया जाता है, कि नया वर्ष 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च 1 ईयर होता है, ये समझेंगे 1 ईयर हो जाता है। लेकिन अमेरिका में कैसे मनाते हैं कि 1 आपका जनवरी से 1 जनवरी से आपका टोटली 31 दिसंबर
ये मनाया जाता है। ये क्लियर होता है। लेकिन उसी के साथ अलग अलग ये धर्म की मान्यता, अभी तो आप यहाँ पे इसी क्वेश्चन में दो जानकारी फाइंड कर लिए। एक तो सभी देशों के लिए मनाया जाता है नववर्ष, और यहाँ पे क्या पूछा है कि नवरोज, ये तो नाम ही दे दिया गया है कि नवरोज किन लोगों का नववर्ष है। नवरोज इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ ईसा पीपल। ऑप्शन क्या होगा, ईसाइयों का, बौद्धों का, जैनियों का या फिर पारसियों का, यानी कि किन लोगों का ये नवरोज नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सो आपका स्टार्ट है 13 क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे। और हाँ, क्वेश्चन की मार्किंग भी गाइज आप लोग करते चलेंगे। कुछ गाइज होते हैं देखते हैं बस ए डी ऑप्शन मतलब ऐसे दे देते हो, लेकिन हो सकता है कि किस नेटवर्क थोड़ा सा इशू की वजह से थोड़ा सा लाइव चैट इधर उधर 1 मिनट 2 मिनट इधर उधर भी हो सकता है, जिससे आपको ये कन्फर्म होना चाहिए गाइज कि आपको कन्फर्म तो होगा कि आप किस आंसर का क्या आंसर 14 का डी। बहरहाल बताते बताते आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताया जाता है, उनकी जानकारी के लिए कि आप क्वेश्चन की मार्किंग भी गाइस करते चलेंगे, जिससे आपके लिए ही बेनिफिट होगा। सो आपका लाइव चैट में भी आपका नाम ऊपर आएगा। अब यहाँ पे होता है जितने भी गाइस ऑप्शन डी कर रहे हैं जी बिल्कुल करते रहेंगे, अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहिए करते रहिए। जितने भी गाइस ऑप्शन डी नाम बता रहे हैं, यानी कि पारसियों का नवरोज नया वर्ष के रूप में, नववर्ष पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब यहीं पे बात होता है कि दिया गया है एक क्वेश्चन कि दिलवाड़ा, एक सेकेंड, दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। ये अगर पूछा जाए कि दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पे है, वेयर इज द दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड, हम्पी, माउंट आबू, द्वारिका या फिर पुरी। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, 14 आपका स्टार्ट है। गाइज इसका भी करेक्ट आंसर करते चलिए आप लोग, अच्छी बात है, पढ़ाई भी करते चलिए। जितने भी गाइज आप पूरी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। बहरहाल ये प्रीवियस सेशंस में भी एक तो मतलब क्वेश्चन आ भी गया था कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, तो पुरी में है। बढ़िया से अच्छे से याद करके रखिए। अब ये क्वेश्चन जो 15 स्टार्ट हो रहा है आपका कि बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। एक टाइप्स की बारडोली का मंदिर है और वो किस मंदिर की शैली से संबंधित है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी आपको थोड़ा सा डाउट लगे आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। बहरहाल PDF नोट्स अगर आपको पाना है तो टेलीग्राम पे ही आप जुड़ेंगे। द टेम्पल ऑफ बारडोली इज रिलेटेड टू विच टेम्पल स्टाइल। स्टाइल मतलब शैली, कोई एक टाइप्स का नहीं है, कोई फैशन है। स्टाइल, स्टाइल मतलब होती ही है शैली, यानी कि कोई कैसी उनकी शैली है, रहन सहन की शैली हुई, भाषा शैली हुई, खाने पीने की शैली, मतलब रहन सहन में ही सब कुछ आपका आ जाता है कि कैसे रह रहे हैं और कैसे मतलब सब कुछ खा पी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अपना वर्क, मतलब सारे टोटली आपके जो सामाजिकता होती है, अर्थव्यवस्था, वो सब कंडीशंस आपके रहन सहन में आ जाती हैं। बढ़िया लग रहा है सेशंस। साथ ही साथ इसका ऑप्शन भी बताते चलेंगे कि नागर, द्रविड़, बेसर या फिर पंचायतन। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, 15 आपका स्टार्ट है। जितने भी गाइज आप ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि द्रविड़ इज द करेक्ट आंसर। द्रविड़ जो है बारडोली के मंदिर में वो इसी मंदिर शैली से संबंधित रखता है। अब यहाँ पे गाइज 16 आता है। 16 थोड़ा सा देखेंगे कि कहते नहीं है स्विट्जरलैंड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन किसके लिए कि कौन सा स्थान भारत के स्विट्जरलैंड कहलाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कौन सा स्थान कहलाता है। विच प्लेस इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। भारत का वो भी कौशानी, गोडाकू, ऊटी या फिर मोरांग। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, 16 आपका स्टार्ट है। बताते भी चलेंगे और साथ साथ नौ जानकारी भी आप लोग लेते चलेंगे। जितने भी गाइज ऑप्शन सी बता रहे हैं ऊटी इज़ द करेक्ट आंसर। ऊटी जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर है कि भारत का स्विट्जरलैंड ऊटी नामक स्थान कहलाता है। आगे चला जाए, अब बात होगा 17 क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन आपका क्या होता है, यहीं पे आप देखेंगे कि कौन सा स्थान भारत का, ये तो हो गया है ये क्वेश्चन, वही सेम था ना, चलिए कोई बात नहीं है, ये भी ऊटी ही होगा, देख लेंगे। इसका भी 17 का ऊटी ही होगा जी, बिल्कुल डोंट माइंड। ये थोड़ा सा मतलब आप लोग इधर उधर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अब यहाँ पे बात होगा 18 क्वेश्चंस का। अब यहाँ पे बात होती है 18 का। 18 क्या होता है कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह है।
भारत में सबसे प्राचीन, बहुत ही ज़्यादा पुराना प्राचीनतम तारामंडल गृह है। द ओल्डेस्ट प्लानिटेरियम इज इंडिया इज कहाँ पे है कि कोलकाता, पटना, कुरुक्षेत्र या फिर हैदराबाद। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा आप ऑप्शन बताते चलेंगे ना, अपना डाउट साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। अगर आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताएं तो जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी मेरे प्रिय साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि कोलकाता ही भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह नाम से प्रसिद्ध है और कोलकाता फेमस भी बहुत ज़्यादा है प्राचीन रूप में। पहले कलकत्ता हुआ करता था बट अब कोलकाता हो गया है। देखो आगे चल करके क्या होता है, चेंजेस भी होते रहते हैं। कि अब है कि मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, देखिएगा गाइस, 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको। कि सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि इन विच कंट्री इज द होली सिटी ऑफ मुस्लिम, तो आप बताएंगे मक्का। और मक्का किस देश में संबंधित है, किस देश का है, ईरान, इराक, मिस्र या फिर सऊदी अरब। ईरान, इराक, मिस्र या फिर सऊदी अरब। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा ये आपके लाइव चैट से स्टार्ट होगा, आंसर करते चलेंगे। और मोस्ट वेलकम है आप सभी का, और जितने भी गाइस जुड़े हुए हैं उनका तो आपका बेस्ट ऑफ लकी होने वाला है। और साथ साथ बहुत बहुत थैंक्स है कि आप इस सेशंस को ना जुड़े अपना साथ अपनी इस फैमिली को दिए। बेनिफिट तो आपका ही होगा जो कि आप पढ़ के बढ़िया से अच्छे ढंग से जाएंगे। सो 19 क्वेश्चन स्टार्ट है। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, जितने भी गाइज आप ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि सऊदी अरब इज़ द करेक्ट आंसर। मुस्लिम का मक्का त्यौहार सबसे प्रसिद्ध होता है, वो भी किस देश में है, सऊदी अरब में है। मैटर क्लियर हुआ, आगे चला जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 अगर स्टार्ट होता है सो 20 क्वेश्चंस का क्या होगा आंसर, 20 का आप लोग करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने, आखिर किस राज्य ने, विच राज्य स्टेट्स उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। उर्दू को अपनी सरकारी भाषा मान्यता दे दी है। किस देश, किस राज्य ने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अप्रूव्ड उर्दू इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल मतलब कहते नहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए तो सरकारी पे जाइए, वहीं पे सब कुछ होगा, प्राइवेट का काम नहीं है, समझ रहे हैं। वैसे ही आजकल ऑनलाइन ज़माना चल रहा है, आपका ऑफलाइन का कुछ नहीं महत्व है। ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे पढ़ने जाएंगे इतना कोचिंग फी लगता है, लेकिन ऑनलाइन आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो क्या बेनिफिट है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, ये तो चैट सेक्शंस में ये तो ज़रूर लिखेंगे आप लोग, ये बताएंगे ऑनलाइन बेटर होता है या फिर ऑफलाइन। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर, कश्मीर की बात। चलिए 20 क्या होता है इसका जो आंसर होगा, पहले यार आपको हिंट तो दे दिया, हम कहे थे कश्मीर की बात, इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर ही होगा। कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है, वो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका आंसर ये नहीं होगा जी, बिल्कुल यही आंसर होगा, डोंट माइंड, आंसर आपका यही होगा। कि मुगल काल की राजकीय भाषा थी, अगर मुगल काल बात किया जाए उसकी राजकीय भाषा क्या थी, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल पीरियड वाज, पीरियड मतलब क्या होता है, उस काल, वो जो समय चल रहा है उस काल का कौन सा समय, मुगल काल। उर्दू, फारसी, तुर्की या फिर अरबी। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा क्या होगा आप ऑप्शन बताते चलेंगे, साथ ही साथ ये भी कहते चलेंगे कि नहीं सेशंस कैसा लग रहा है, और बढ़िया लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को आप सेशंस को शेयर करके थम्स अप भी कर देंगे। जितने भी गाइज आप ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। फारसी इज़ द करेक्ट आंसर। मुगल काल की राज की जो भाषा हुआ करती थी वो फारसी हुआ करती थी, कहते नहीं उर्दू फारसी बोल रहे हैं, तो वो भी एक टाइप्स की लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सीखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जानकारी होती है, कुछ ना कुछ लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको जानकारी तो होगी। किस लिपि को सभी लिपियां का जन्मदाता कहा जाता है, यानी किस लिपि को, यहाँ पे लिपि नहीं होगा गाइस, लिपि बना लेंगे आप लोग, लिपि। तो किस लिपि को सबसे मेन माना जाता है, यानी कि लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। विच स्क्रिप्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ द स्क्रिप्ट, ब्राह्मी, खरोष्ठी, मोडी या फिर नागरी।
इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, चलिए देख लेते हैं कि कितने गाइज सही आंसर इसका करते हैं। 22 आपका स्टार्ट है और आप लाइव चैट से जुड़ जाएंगे। लाइव चैट करना नहीं बोलेंगे क्योंकि आंसर आप करते हैं तो नहीं, मुझे भी लगती है गाइज बढ़िया से बाकायदे ढंग से हमारे सभी साथी पढ़ रहे हैं। तो ये तो लगने दीजिए कम से कम। ये होगा ऑप्शन ए। जितने भी गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे कि ब्राह्मी लिपि को ही लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि उन्हीं से सब कुछ जन्मा है। मेन तो वही माना जाएगा, जन्मदाता जो होगा वही आपका ओल्ड होगा, वही आपका सबसे मेन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका 22 भी क्लियर हो गया। अब बात आता है 23। 23 में क्या है कि दिया गया है आपका क्वेश्चंस, दूरदर्शन की, देखेंगे कि दूरदर्शन की दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। दूरदर्शन, ध्यान दीजिएगा, इन विच ईयर इज द डेली नेटिव प्रोग्राम ऑफ द दूरदर्शन वाज स्टेटेड, 1970, 1972, 1980 या फिर 1984। कुछ गाइस कह रहे हैं मैम थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन रिपीट, कोई बात नहीं, चलिए। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कहने का मतलब है जो दूरदर्शन है उसका दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि नेशनल वर्क जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था, ये तो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है, क्योंकि आजकल भैया इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट से ही आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होंगे। सो भले ही जी के जीएस आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें भी तो इंटरनेट का क्वेश्चंस तो आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये मोबाइल के ऐप से बनी है, इतना तो भी इंटरनेट नहीं पूछ रहा है, पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से उससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस पढ़ाए ही जा रहे हैं, वो तो पूछेगा। और आप रखेंगे साथ में लूसेंट की बुक भी रखेंगे। सो जीके का कोई एरिया नहीं होता है कि यहाँ से आप कोर्स यहाँ से पढ़ेंगे वहाँ से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। आप एक बुक रखेंगे लूसेंट और यहाँ पे जितना आपको पढ़ाया जा रहा, अगर इसमें से क्वेश्चन ना फंसे तो कहिएगा, क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आएंगे आपके। तो लूसेंट बुक भी साथ में रखेंगे और ये भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। 23 का ऑप्शन क्या होता है, कितने गाइज सही आंसर कर रहे हैं, जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि 1972 दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम इसी वर्ष आरंभ किया गया। कोई भी पूछे दूरदर्शन का दैनिक कार्यक्रम किस वर्ष स्टार्ट किया था, वो भी राष्ट्रीय, तो 1972 ईस्वी में बता दीजिए भैया, मैटर क्लियर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट रख लीजिए भैया, आपकी खुशी के लिए, आपकी अच्छी जानकारी के लिए। होमवर्क भी तो मिल रहा है, होमवर्क भी तो लेना चाहिए ना। कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, वेयर वाज आदि शंकराचार्य बॉर्न, काशी, कलादी, कांचीपुरम या फिर मदुरै, ये आपको करके आना है। टेक ए स्क्रीनशॉट रख लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आप देखते हैं कि कितने गाइस इसका सही आंसर देते हैं। सही आंसर मतलब पढ़ते ही नहीं हो, आंसर क्या करोगे, लेकिन जितने भी गाइज पढ़ रहे हैं वो समझिए आप बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि नहीं पढ़ोगे यार कुछ नहीं आएगा। जब पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा ना, पढ़िए, न समझ में आए तब भी हमसे बताइए नहीं मैम। और हाँ, जितने भी अगर आप क्लास लाइव नहीं देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है या फिर कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मतलब बाद में भी तो पढ़ सकते हैं। और बाद में पढ़ते कैसे हमें पता चलेगा, कुछ पूछते ही भी नहीं हो, क्या समझ में सब कुछ आता है। बहुत बढ़िया, अगर समझ में आता है सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, यानी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सेशंस को शेयर कर देंगे और साथ ही साथ आप थम्स अप भी करते चलेंगे। इसमें कोई दो बात नहीं है, ये आपका वर्क है और आप लोग, हमें विश्वास है कि करेंगे भी। अब यहाँ पे 25 भी, चलिए बातें बहुत हुई, अब आप ले लेंगे टेक ए स्क्रीनशॉट। 25 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट रखेंगे एंड 24 नेक्स्ट टर्म में जब आपका लेक्चर 9 स्टार्ट किया जाएगा ये बताया जाएगा। लेकिन ये भी टॉप 10 पे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अब से तो नहीं बता रहे थे, लेकिन अब से तो स्टार्ट किया जाएगा ज़रूर कि कितने गाइज इसका सही आंसर किए हैं या फिर नहीं किए हैं। जितने कर रहे हैं सबका नाम बताया जाएगा और अगर गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया जरूर जाएगा। यहाँ तक खत्म होता है। अब 9 स्टार्ट, देख लीजिए 9 आपका स्टार्ट होता है सेशन, बट नेक्स्ट वाले टर्म में चलना है। सो आज बस यहीं तक। अब कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। गाइज बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।